नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है। मतलब कि अपना जो टॉपिक चल रहा है उसमें चल रहा है कि पावर सिस्टम में पावर जनरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट देखा और आप लोगों ने हाइड्रो पावर प्लांट का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद आज इस वीडियो में देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन कह सकते हैं या फिर ऑटोमिक पावर स्टेशन कह सकते हैं या नाभिक शक्ति केंद्र बोलते हैं या जिसको परमाणु शक्ति केंद्र कह सकते हैं। उसका पूरा अध्ययन करेंगे। देखो, आप लोगों को ये पता है कि जब भी इस पावर सिस्टम में, इस पावर जनरेशन में यदि बात करते हैं अपने, तो मैकेनिकल एनर्जी को मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये तो आप लोग जानते हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उस मैकेनिकल एनर्जी को वह उत्पन्न कैसे करेंगे, प्रोड्यूस कैसे करेंगे। बस यही इस पावर प्लांट के सिस्टम में आता है, ठीक है ना। ये तो उसमें ये देखा जाता है कि आप लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी को किस प्रकार उत्पन्न किया। जैसे आप लोगों ने देखा था कि हाइड्रो पावर प्लांट में पानी से मैकेनिकल एनर्जी को क्रिएट किया। फिर आप लोगों ने देखा कि थर्मल पावर प्लांट में कोयले से मैकेनिकल एनर्जी को क्रिएट किया, कोयले से भाप बनाई, भाप से मैकेनिकल एनर्जी को बनाया। तो आज ये देखेंगे कि न्यूक्लियर परमाणु से किस प्रकार मैकेनिकल एनर्जी का निर्माण किया जाता है या उत्पन्न की जाती है, और उसके बाद में उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ये पूरा सिस्टम किस में होता है, जिसको बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर स्टेशन कह सकते हैं, जिसको नाभिक शक्ति केंद्र बोलते हैं। तो दोस्तों, इसमें से बहुत बार, क्योंकि ये दो जो आप लोगों ने देखे हैं, जैसे हाइड्रो वाला देखा है और थर्मल वाला देख लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया और नोट्स बना लिए। उसके बाद में इनमें से कुछ अजीब क्वेश्चन आते हैं। कौन से में? इस नाभिक वाले में, इस एटॉमिक वाले में अजीब क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार? क्योंकि वहाँ तो कुछ इतनी ज़्यादा मतलब कि आपको समस्या नहीं थी, और यहाँ कुछ इस प्रकार की आपको समस्या क्रिएट होंगी जिसका आप आंसर देते हो तो आपको ये आता है कि यार ये चीज़ तो वहाँ पढ़ी थी हमने। किसमें? ये चीज तो थर्मल वाले में पड़ी थी, इस हाइड्रो में क्या उत्तर देंगे, या हाइड्रो इसमें न्यूक्लियर में क्या आंसर देंगे। तो आप लोगों के मन में भ्रम ही रहेगा, आप लोगों के मन में कंफ्यूज रहेगा। तो आज इस वीडियो में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और आपके मन में जो जिज्ञासा है, सबसे पहले जिज्ञासा तो ये है कि परमाणु से बिजली कैसे बनाते हैं। फिर दूसरी ये है कि बिजली बनाते हैं तो उसके अपने एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, और थर्मल और पावर न्यूक्लियर में अंतर क्या होता है, दोनों क्या मिलते जुलते हैं, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस जो आपका कंफ्यूज है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, इन सबको देखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और लास्ट एंड तक देखकर अपने नोट्स जरूर बनाना। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो चलिए आपको बताता हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में क्या पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पावर स्टेशन बोल सकते हैं, क्या कहेंगे, पावर स्टेशन बोल सकते हैं, या स्टेशन नहीं बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इसको प्लांट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर पावर स्टेशन और या प्लांट्स, ये देखेंगे। लास्ट में मैंने आपको बताया था शुरू वाले वीडियो में कि ये कहाँ अपने भारत में कहाँ स्थापित हैं। ये जब पावर प्लांट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको बताऊंगा कि हाइड्रो कहाँ पे है, थर्मल कहाँ पे है, न्यूक्लियर कहाँ पे है, डीजल वाला कहाँ पे है, गैस वाला कहाँ पे है, सब बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। तो अब इसमें देखिए, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं। देखो, न्यूक्लियर का मतलब कि नाभिक होता है, नाभिक के विखंडन होता है, और यदि इसको इसी नाम से देखें तो नाभिकीय बोल सकते हैं, नाभिकीय शक्ति केंद्र, विद्युत शक्ति केंद्र आते हैं, नाभिकीय शक्ति केंद्र बोल सकते हैं, या प्लांट्स बोल सकते हैं। एक तो ये आता है। उसके बाद में देखो नाभिक कहाँ होती है, नाभिक होती है परमाणु में, तो परमाणु शक्ति केंद्र भी बोल सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, परमाणु शक्ति केंद्र भी कह सकते हैं इसको, और न्यूक्लियर वाला है ही। अब देखना कि जो थर्मल पावर प्लांट था उसमें और न्यूक्लियर पावर प्लांट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कितना अंतर होता है? सिर्फ ये अंतर होता है कि थर्मल पावर प्लांट में हीट कोयले से उत्पन्न की थी, और यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट नाभिक के विखंडन से उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही अंतर होता है। उसी हीट से पानी की भाप वहाँ बनाई थी, कौन से में, थर्मल में, और उसी हीट से पानी की भाप न्यूक्लियर में बनाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी टरबाइन स्टीम से चलता है और उसमें भी टरबाइन स्टीम से चलता था।
बस वो है कि हीट कैसे उत्पन्न की थी। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि इसमें नाभिक के विखंडन से हीट उत्पन्न की जाती है। किसमें? नाभिक के विखंडन से। इसमें ये लिख सकते हैं कि इस पावर प्लांट में नाभिक के विखंडन से हीट उत्पन्न की जाती है। और थर्मल वाले में कोयले से की थी। एक तो इसमें आता है। अब देखो बात क्या आती है कि वैसे परमाणु की बात करें तो सभी जगह परमाणु है, तो यहाँ पे हीट उत्पन्न करने के लिए या से न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन कौन से परमाणु प्रयोग करते हैं, कौन कौन से परमाणु का प्रयोग करते हैं जिससे हीट उत्पन्न करते हैं, उस परमाणु की बात करते हैं। काफी बार पूछा जाता है। जैसे यूरेनियम, अधिकतर तो यूरेनियम ही करते हैं। आपके सामने क्यों सुना है यूरेनियम ही? क्योंकि यूरेनियम की उपलब्धता ठीक है, उपलब्धता अधिक है, और ये कुछ बाकी से कुछ मतलब कि कॉस्ट में कम पड़ता है, उसकी उपलब्धता ठीक है नहीं। तो इसलिए कह सकते हैं कि यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम तीन का ही अधिकतर उपयोग करता है। तीनों में से किसका करेंगे? तीनों में से यूरेनियम का करेंगे। तो मैं आपको यूरेनियम का नाम ले तो ये ऐसे मत सोचना कि सर थोरियम का नहीं कर सकते क्या, या प्लूटोनियम का नहीं कर सकते क्या, तीनों का कर सकते हैं। तो इसमें अधिकतर कौन सा प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का। तो मैं लिखा दूं तीनों का नाम, आपको तीनों का नाम लिख लो कि इस पावर प्लांट में कौन से, मैं इसी की बात करता हूं, नाभिक शक्ति केंद्र की बात करता हूं। इसमें यूरेनियम U235 से दर्शाते हैं, और थोरियम को दिखाते हैं TH232, और प्लूटोनियम उसको P239। ये तीन परमाणु प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये तीन परमाणु अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें P को PU भी बोल सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? PU होता है, इसको PU239 होता है, ये TH होता है थोरियम। यहाँ इनका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। अब कह सकते हैं कि तीनों में नाभिक का विखंडन करेंगे, और आप इतना जानते हो कि परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक होता है। मैं आपको संरचना दिखाता हूं। जैसे ये परमाणु की बात करें आप लोग, अब इसमें क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये बाहर के कक्ष है। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, दोनों इसके अंदर अवस्थित हैं। अब क्या होगा? देखो, इस नाभिक का विखंडन करेंगे, ये प्रोटॉन कैसे मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिल जाएंगे। आपको पता है इनपे नेगेटिव चार्ज है, इनको पॉजिटिव चार्ज है। मेरी बातें गौर से सुनना। अब आप लोग इतना जानते हो, आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव दो आपके सामने कंडक्टर हैं या दो वायर हैं, और जिससे भारी मात्रा में मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक है। अब आप उनको शॉर्ट करवाते हो तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। ये तो इतना ही था, लेकिन यहाँ पे नाभिक का विखंडन करते हैं कितने परमाणु, कितने, एक जैसे कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ में कितने, वो कि असंख्य परमाणु से मिलकर बना होता है। अब यदि एक परमाणु का विखंडन करवाते हैं तो सारे परमाणु धीरे धीरे विखंडन होते हैं। अब कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मतलब यहाँ पे नाभिक का विखंडन करेंगे तो ये बोल सकते हैं नाभिक का विखंडन करना ही परमाणु का विखंडन करना होता है, जहाँ सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिरवाए थे, उसमें क्या क्या था? सिर्फ नाभिक का विखंडन ही हुआ था। वहां पे भी क्या हुआ था? नाभिक का विखंडन हुआ था। नाभिक का विखंडन होगा तो क्या होगा मैं ये तो नहीं बता सकता, इतना क्यों अपने बारीकी से अध्ययन नहीं कर सकते यहाँ पे, और अपने सिलेबस में भी नहीं है। लेकिन आपको इतना बता सकता हूँ कि नाभिक का विखंडन करना खतरे से खाली नहीं जाता है। वहाँ इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे कि आज आप हिरोशिमा और नागासाकी में देखो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, और आज उसका क्या हाल है। कितने सालों बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मेरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर वहीं से जाके खत्म हुआ था कि जापान ने वहाँ पे अपने बल्कि सरेंडर कर दिया था, तब जाके सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें कुछ कंट्रोल हुआ था। तो वहाँ भी क्या हुआ था? नाभिक का विखंडन हुआ था। तो आज इसमें उस ऊष्मा को यदि वहाँ पे इतनी भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, उस ऊष्मा को यदि किसी एक सही क्षेत्र में ले जाते हैं तो उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इस नाभिक का विखंडन करेंगे, इस न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। वहां तो खुले में क्या था, यहाँ रिएक्टर बनाएंगे, उस रिएक्टर के अंदर ही नाभिक का विखंडन करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। अब इसमें नाभिक का रिएक्टर जो विखंडन को कंट्रोल कर सकते हैं न्यूट्रॉन को, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव ये है, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे। न्यूट्रॉन को यदि कंट्रोल कर लेंगे, न्यूट्रॉन को यदि मतलब कि कम कर देंगे तो नाभिक का विखंडन धीरे धीरे होता है। न्यूट्रॉन यदि साथ में निकल जाएंगे इसके तो विखंडन बहुत अधिक होता है। तो क्या कर सकते हैं? नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा से, लेकिन इसमें क्या आएगा? नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा से
पानी गर्म करके पानी की भाप बनाई जाती है। ठीक है ना। नाभिक इस विखंडन से क्या करेंगे, इस विखंडन से, नाभिक के विखंडन से उत्पन्न ऊष्मा, कितनी ऊष्मा होगी उत्पन्न आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे कितनी होती है उत्पन्न ऊष्मा, जल गर्म करके जल की भाप बनाई जाती है। अब देखो जल की भाप तो थर्मल वाले बनाई थी, वहां क्या उपयोग किया आप लोगों ने, बॉयलर। यहां बॉयलर नहीं करेंगे, ठीक है ना, हीट एक्सचेंजर का प्रयोग करेंगे। उसके बदले में क्या होगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर होगा। बॉयलर की जगह क्या होगा, हीट एक्सचेंजर होगा, जहां पे पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है। भाप बनाएंगे, इस भाप को क्या करेंगे, मैं आपको इसकी थोड़ी चयन प्रक्रिया बताता हूँ क्या होती है। मतलब इस भाप से क्या करेंगे, आपको पूरा डायग्राम बताऊंगा आप लोगों को मैं। इस भाप से इस स्टीम से स्टीम टरबाइन चलाएंगे, और स्टीम टरबाइन चलेगा तो क्या होगा, उस अल्टरनेटर को घुमाएंगे, और अल्टरनेटर घूमेगा तो क्या होगा, अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। ये इसकी पूरी प्रक्रिया होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को एक डायग्राम के समेत साथ देखते हैं। डायग्राम के साथ देखते हैं कि आप लोगों को मन में ये नहीं हो कि परमाणु का विखंडन कैसे होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार विखंडन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा को कहाँ प्रयोग करके पानी की भाप बनाई जाती है, उस भाप का प्रयोग कहाँ करेंगे जिससे टरबाइन घूमता है, टरबाइन कहाँ होगा जिसके कारण अल्टरनेटर घूमता है। ये पूरी प्रक्रिया देखेंगे इस अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में। एक डायग्राम के साथ समझाता हूँ आप लोगों को। अब देखो आपको दिखाता हूँ मैं। इसमें क्या होगा, एक सबसे पहले भाग होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके अंदर नाभिक का विखंडन करेंगे। याद रखना, सबसे पहले कहाँ इसको ईंधन अपने पास है, जिसमें बोलते हैं यूरेनियम ले लेते हैं, थोरियम है या प्लूटोनियम है, जो भी ईंधन है, ईंधन को कहाँ रखेंगे, एक न्यूक्लियर रिएक्टर में रखेंगे। रिएक्टर मतलब वह पार्ट्स या वह जो भाग जिसमें बेलनाकार स्फोट जैसा होता है, एक बेलनाकार स्फोट जैसा होता है, जिसके अंदर नाभिक का विखंडन, उस परमाणु का विखंडन करेंगे, उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या करेंगे, एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ से ये ऐसे मानते हैं, ये आपको दिखा दिया है न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें उसका विखंडन, आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगा अंदर से भी कैसा होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या रखा, परमाणु रखा, नाभिक का विखंडन किया। नाभिक का विखंडन कर देंगे, ऊष्मा जाएगी। ऊष्मा कहाँ जाएगी, हीट एक्सचेंजर में जाएगी। आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ ऊष्मा हीट एक्सचेंजर में जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा देता हूँ हीट एक्सचेंजर कैसा होता है। यहाँ हीट एक्सचेंजर होगा आपके सामने, क्या होगा, हीट एक्सचेंजर होगा। यहाँ इसमें पानी रहेगा, और ये भाप, इसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो इसके अंदर से प्रवाहित करवाएंगे, और इसके अंदर से प्रवाहित करवाएंगे तो पानी गर्म होकर पानी की भाप बनेगी, और भाप को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसके अंदर आप समझोगे, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर होता है। ये यहाँ से कुछ इस प्रकार व्यवस्था होती है इसके अंदर, ये ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है, जहाँ से जिसके अंदर से क्या करेंगे, इस पानी की भाप बनाएंगे। ये ऊष्मा कहाँ लगेंगे, ये ऊष्मा यहाँ दे दी, ऊष्मा इसके अंदर गई, यहाँ से घूमती 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 ऊष्मा बाहर आएगी, बाहर तो निकलेगी, बाहर नहीं निकलेगी। अब काम कैसे चलेगा, और इसमें पानी डालेंगे, तो पानी के इसमें डालने की प्रक्रिया भी इसमें रहेगी, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये बाहर निकालते, माने कि बाहर निकाल लिए। अब यहाँ क्या होगा, एक कूलिंग ट्रांसफर पंप होगा। इसको थोड़ा पीछे बना देता हूँ मैं। ये हो गया। यहाँ क्या होगा, यहाँ से इसको बाहर निकाला, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको बाहर निकाला पंप के साथ। अब बाहर पंप, ये क्या होगा, एक पंप होगा। पंप क्या है, कूलिंग ट्रांसफर पंप होता है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ एक फिल्टर होता है, और फिल्टर से बाहर इसको पानी वापस पहुँचा देते हैं। ये तो इसकी प्रक्रिया होती है। अब इसमें क्या होगा, वो हीट हुआ, यहाँ से ठंडी होती है, यहाँ आ जाएगी, और ये क्या करेगा, कूलिंग ट्रांसफर इसमें क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करवाएगा इसके अंदर। तो ये होगा आपका हीट एक्सचेंजर, और ये होगा आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें नाभिक का विखंडन करवाएंगे। ये तो थी प्रक्रिया इसकी यहाँ पे। अब आगे दिखाता हूं, देखो किसमें क्या होता है। यहाँ से जो भाप बनेगी, ये है भाप बनाने की। इसमें पानी होता है, पानी से क्या बनती है, भाप बनती है। अब ये भाप माना कि यहाँ निकाल देता हूँ। देखो गौर से ना, ये भाप कहाँ निकाल देते हैं, ये भाप यहाँ निकाल दे मैंने। भाप को यहाँ से पानी डलवाएंगे, भाप यहाँ जाएगी, भाप यहाँ निकाल दे मैंने। भाप इसके अंदर से निकाली तो हुआ क्या, आगे भाप जाएगी कहाँ, सीधी वाल्व सिस्टम जाएगी। एक वाल्व लगाएंगे यहाँ पे, माना कि एक ये वाल्व लगा दिया। वाल्व क्या करेगा, भाप को थोड़ी बहुत कंट्रोल करवाएंगे कि सीधी की सीधी, जिसमें कंट्रोल, इसकी गति कितनी रखने वाले हैं, 3000 आरपीएम रखने वाले हैं।
3000 आरपीएम क्यों रखेंगे? क्योंकि 2 से कम पोल हो नहीं सकते। 3000 क्यों रखेंगे? कि 2 से कम अल्टरनेटर में पोल कितने रहेंगे? अल्टरनेटर में 2 पोल रहेंगे। 3000 आरपीएम रखेंगे तो क्या होगा? अल्टरनेटर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देगा। तो अपने इंडिया में फ्रीक्वेंसी का मान कितना है? 50 हर्ट्ज है। इसलिए यहाँ पे इसकी स्टीम की जो गति होती है इसको थोड़ा कंट्रोल करवा सकते हैं। 3000 से ज़्यादा जाती है, 3000 से कम जाती है, उसका कंट्रोल करने के वाल्व सिस्टम लगाते हैं। तो ये क्या लगाएंगे? वाल्व लगाएंगे। वाल्व लगा दिया यहाँ पे। आगे क्या लगाएंगे? आगे देखो स्टीम लगा, यहाँ पे लगाएंगे टरबाइन। इसके आगे क्या लगाएंगे? टरबाइन लगाएंगे यहाँ पे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं टरबाइन लगा देता हूँ, गौर से देखना। ये लगाया आप लोगों के लिए मैंने टरबाइन। ये यहाँ पे टरबाइन कौन सा होगा? यहाँ पे स्टीम टरबाइन होगा। यहाँ पे टरबाइन कौन सा होगा? स्टीम टरबाइन लगाएंगे यहाँ पे। ये लगाया टरबाइन, ठीक है। अब ये सीधी भाप कहाँ पे जाएगी? अब सीधी भाप कहाँ पे गई? अब ये आ गई टरबाइन पे, ये भाप आ गई टरबाइन। अब टरबाइन घूमेगा। टरबाइन क्या करेगा? घूमेगा। अब भाप, ये टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा? इसके साथ क्या लगा है? अल्टरनेटर लगा है। तो मैं इसके पीछे अल्टरनेटर लगा देता हूँ, कपलिंग के साथ है। ये लगाया मैंने एक कपलिंग, और यहां लगा देता हूं एक अल्टरनेटर। और ये लगाया आप लोगों का एक्साइटर। ये आप लोगों का अल्टरनेटर है। अब ये क्या देगा आपको? ये आपको पूरे सिस्टम बताऊंगा। ये आप लोगों को देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने वाला है, ठीक है। फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बताऊंगा आगे क्या होता है। देखो ये आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गई आप लोगों को। ये क्या है? ये अल्टरनेटर आप लोगों का। ये आपका क्या है? ये एक्साइटर है, इसका भी यूज बताऊंगा। और ये आपका टरबाइन है, ये वाल्व सिस्टम लिखा दिया। ये आपकी कपलिंग लगा दी, और ये एक्सचेंजर हो गया। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा। ये आपका कूलिंग पंप हो गया, कूलेंट पंप, कूलेंट पंप हो गया। और ये है फिल्टर, ये फिल्टर लगा दिया। अब आगे देखते हैं। देखो यहां से एक प्रक्रिया आपकी पूरी होगी। अब दूसरी प्रक्रिया, ये भाप जाएगी कहां से? उस भाप का भी जुगाड़ कर देते हैं। यहां से यहां लगा देंगे एक कंडेंसर। यहां से क्या लगाएंगे? कंडेंसर लगा देते हैं। आपका फिर पूरा सिस्टम बढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये लगाया कंडेंसर। भाप कहां जाएगी? भाप सीधी यहां जाएगी। भाप कहां जाएगी? सीधी यहां आ गई भाप इस टरबाइन से। ये आपका कंडेंसर होगा। कंडेंसर में क्या था? देखो कंडेंसर में ये होता है, पानी की नलियां होती है जिसमें ठंडा पानी चलता रहता है। पानी की क्या होती है? नलियां होती है इसमें। तो ये आपकी नलियां होगी पानी की, ये नलियां होगी पानी की, इसमें ठंडा पानी चलता रहता है। और ये पानी जो भाप गिरेगी, ये इस पानी में गिरेगी। जो ये ठंडे पानी नली पर भाप गिरेगी और गिरते हुए पानी बन जाएगी। तो भाप को पानी बनाने के लिए कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। ये होगा आपका कंडेंसर। अब इस कंडेंसर के भाप को कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे। देखो भाप को यहाँ लगाएंगे एक पंप, और पंप के साथ ऐसे भाप को इसके अंदर पहुंचाएंगे। तो ये लगा दिया यहाँ पे, ये इसमें पहुंचा दिया। अब इसमें देखो, और अब इसके नीचे क्या लगाएंगे? जब यहाँ कुछ हॉट वाटर होता है, क्योंकि पानी जो भाप बनेगी कुछ गर्म पानी आता है यहाँ पे। ये हॉट वाटर हो गया यहाँ पे। और यहाँ से वो लगाएंगे आपका ये सिस्टम कूलिंग टावर। यहाँ कूलिंग टावर लगा देंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? यहाँ लगा दिया कूलिंग टावर। ये कूलिंग टावर लगा दिया। इसमें से क्या करेंगे? पानी देखो यहाँ जो इसमें पानी घूमेगा, इसमें जो पानी घूमेगा इसमें से वो पानी, इसमें पानी कुछ यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ,
और ये पानी यहाँ पे, और ये होती है नीचे नदियाँ, नदियों से पानी उठा लेंगे, यहाँ से पानी उठाएंगे, ये यहाँ से पानी, और ये पानी यहाँ आएगा, ये पानी यहाँ जाएगा, ये कूलिंग टावर, ये कूलिंग टावर, ये पानी निकल जाएगा यहाँ से। तो ये पानी सीधा करेगा यहाँ आएगा, ये नीचे जाएगा इसमें, और ये पानी यहाँ से वापस घूमता हुआ इसके पास जाएगा, और इसमें किसमें हीट एक्सचेंजर में पानी डाल देंगे वापस, यही पानी आता है। ये इसका पूरा सिस्टम है। तो मैं आपको नाम लिखा दूं, ये क्या है, ये कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, और ये कूलिंग टावर है। आपको बताऊंगा सारे सिस्टम क्या होते हैं। ये कूलिंग टावर है, ये पंप है, और ये पूरा सिस्टम आपका ये ऐसा ही होता है वैसे। अब इसके एक एक कार्य प्रणाली समझो आप लोग। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की संरचना में आप लोग देख रहे हो न्यूक्लियर रिएक्टर देख रहे हो। अब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, ये आपसे काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि इस रिएक्टर के अंदर क्या होता है। आपको एक रिएक्टर का चित्र और बना के देता हूं, आपको रिएक्टर का एक डायग्राम और बना के दिखाता हूं आप लोगों को मैं कि रिएक्टर में क्या होता है। देखो, रिएक्टर ऐसा होता है, देखो आपको रिएक्टर दिखा देता हूं कैसा रिएक्टर होता है। जैसे ये भाग आपका बाहर का है, ऐसा सिलेंडर के आकार का रिएक्टर होता है, गोल सपोर्ट जैसा होता है, इसमें नाभिक का विखंडन करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें होता क्या, देखो इसके अंदर की बात करें, ये बाहर का भाग है, अंदर की बात करें, अंदर क्या होता है, अंदर इस प्रकार का जैसे ये बाहर का आवरण दिखा देता हूं आपको मैं, ये बाहर का आवरण है ये, और ये अंदर का भाग है। अंदर के भाग में क्या होगा, अंदर के भाग में एक तो देखो कैडमियम की छड़ होंगी। अंदर के भाग में क्या होगा, तो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, एक न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के, न्यूट्रॉन की गति को धीमे करने के लिए होता है, और एक ईंधन डाला जाता है। ईंधन को कंट्रोल करेंगे और उसकी जो विखंडन क्रिया है उसको कंट्रोल करेंगे। पूरा सिस्टम दिखाऊंगा अंदर से, और बाहर फिर ये हीट एक्सचेंजर दिखाऊंगा कि इसकी गैस जो उष्मा वो कहाँ जाएगी। तो यहाँ दिखाता हूँ इस रिएक्टर के अंदर से। देखो क्या होता है, यहाँ कुछ इस प्रकार के रोड होती हैं, इस प्रकार की रोड होती है कुछ, इस प्रकार की एक मतलब बहुत सी रोड होती है इस प्रकार की। ठीक है ना, रोड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बीच में देखा जाए तो यहाँ पे बीच में यूरेनियम की छड़ डालते हैं, ये कैडमियम की छड़ डाली, इस ग्रेफाइट की छड़, ये ग्रेफाइट की छड़ डाल दी, और ये मान लीजिए कि आप लोगों ने किसकी छड़ डाल दी, ये यूरेनियम की छड़ डाल दी। यहाँ पे ये ईंधन डाला है आप लोगों ने, और ये डाल दिया आप लोगों ने ग्रेफाइट की छड़, इसको कंट्रोल करने के लिए ये ग्रेफाइट की छड़ डाल दिया। आपको लिखा दूंगा पूरा नाम क्या होता है, कैसे सिस्टम कार्य करता है, इस प्रकार का होता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या लगाएंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ कैडमियम की छड़ लगाएंगे, ये ग्रेफाइट की छड़ थी, कुछ कैडमियम की छड़ लगाते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से इसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे, कैडमियम की छड़ यहाँ पे लगा देते हैं, ये कंट्रोलिंग सिस्टम, ये छड़ लगा दी, ये लगा दी, ये लगा दी, ये कैडमियम की छड़ लगा दी, और यहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ से हीट जाती है कहाँ, बाहर जाती है हीट, और यहाँ से वापस इसके अंदर पहुँचा देते हैं। ये कैसा है, ये सिस्टम ये है, ये सिस्टम पूरा का पूरा ऐसा होता है, अंदर से पूरी सिस्टम दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। और यहाँ बाहर क्या होता है, यहाँ बाहर होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर कैसा होता है, देखो आपको हीट एक्सचेंजर दिखाता हूँ अंदर से कैसा होता है। ये हीट एक्सचेंजर आप लोगों के सामने दिख रहा है ऐसा, ये हीट एक्सचेंजर ऐसा होता है। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो भाप जाएगी ये इसके अंदर से पानी की तरह घूमती घूमती आएगी, इसके अंदर से पानी की तरह घूमती घूमती आएगी, जैसे लंबा दिखा रखा है। तो ये जो पाइप आपको दिखा रहा हूं अंदर से मैं, ये इसके अंदर से पाइप कैसे रहेंगी, इसके अंदर से ये रहेंगी पाइप, ये रहेंगी इसके अंदर से पाइप रहेंगी आपकी, ये जो कि इस उष्मा को प्रवाहित करवाती है अंदर से, ये पाइप रहेंगे अंदर से। और इसके अंदर क्या रहेगा, पानी रहेगा। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ये पाइप, ये गैस यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, और ये खुली रहेगी यहाँ से, और ये भी खुला है। और इसके अंदर ये अंदर डाल दिया, यहाँ इसमें क्या होगा, परमाणु विखंडन करवाएंगे, विखंडन से उष्मा उत्पन्न होगी, वो उष्मा यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, और इसके अंदर से वापस आ जाएगी घूमती घूमती। ये तो होता है इसमें सिस्टम पूरा, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखा, पूरा पूरा सिस्टम होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों पानी होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे पानी होता है पूरा का पूरा सिस्टम में। पाइप के अंदर तो होती है ऊष्मा, और ये होता है पानी, इसको क्या कहेंगे, हीट एक्सचेंजर कहते हैं।
ये होता है पानी, और पानी की ये पाइप अंदर ही आपको लगा रखी है, यहाँ से पानी इसके अंदर प्रवेश करवाएंगे, किसके द्वारा, इस कंडेंसर के द्वारा पानी को प्रवेश करवाएंगे, और ये पानी यहाँ से भाप बन गई, ये क्या है, ऊपर भाप बन जाती है, और ये भाप यहाँ से निकाल देंगे और सीधे टरबाइन पर डलवा देंगे। ये सिस्टम यहाँ पे होता है। अब उसके अंदर आपसे काफी बार प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी बात कर लेता हूँ। देखो मैं यहाँ पे अब उससे पहले नाम लिख दो, ये क्या है, ये आप लोगों के यूरेनियम, ये क्या है, यूरेनियम जो ईंधन प्रयोग किया आप लोगों ने U-235, ये यहाँ प्रयोग करेंगे। ये क्या है, हीट एक्सचेंजर है, जो क्या करेगा, जो पानी की भाप बनाएगा, जिसको उष्मा मिलेगी, उष्मा कौन देगा, ये कूलेंट पंप देगा इसको उष्मा, उसको मैंने आपको दिखाया नहीं है वहाँ पे पूरा सिस्टम, आपको कहते हैं दिखा देता हूँ पूरा सिस्टम। यहाँ कूलेंट पंप रहेगा और ये फिल्टर लगा देते हैं, यहाँ पे ये फिल्टर लगा देते हैं, यहाँ पे जब चलता है वापस नजर आएगा आपको, ये दिखाया मैंने आपको। ये क्या है, और ये आपको मॉडरेटर बोलते हैं, जिसको ये क्या कहेंगे, मॉडरेटर बोलते हैं। मॉडरेटर का काम क्या है, ये ग्रेफाइट के होते हैं। मॉडरेटर क्या है, एक ग्रेफाइट की छड़ है, या फिर ग्रेफाइट का लेपर होता है इसके अंदर, इसके ऊपर, या कह सकते हैं ग्रेफाइट के मान लेते हैं, ये ग्रेफाइट की छड़ है मॉडरेटर के रूप में। और ये क्या है आपका, ये कंट्रोल सिस्टम है, इसको कंट्रोल करेगा, इसके विखंडन को कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल सिस्टम है। कंट्रोल सिस्टम में क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं कैडमियम की छड़, ये क्या लगाएंगे, कैडमियम की छड़ लगाएंगे। ये आपका हीट एक्सचेंजर है, या हीट ये मतलब कि ये हीट आ गई और यहाँ जाएगी स्टीम, ये स्टीम जाएगी यहाँ से, और ये वापस घूमते ये चली जाएगी सीधे टरबाइन पे। ये सिस्टम ऐसा होता है यहाँ पे। अब आपको दिखाता हूं, देखो एक यहाँ से सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, ये आप लोगों का करेंगे। ये क्या है, ये आप लोगों का है रिएक्टर, क्या है, रिएक्टर है आप लोगों का, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर कह सकते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर होता है। कैसा है, बेलनाकार जैसा है। अब इसके अंदर क्या है, आपको पूरी चीज बता दो, इसके अंदर क्या है। नाभिक रिएक्टर में क्या करते हैं, इसमें परमाणु के नाभिक का विखंडन किया जाता है। किसमें, ये मान लेता हूं यहाँ पे, इसकी बात कर लेता हूं मैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करता हूं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, वो आपके सामने चित्र है, वो पूरी चीज बताइए आपको। जो भी एक पोर्ट्स मैंने इसमें यूज किया है, आपको बताया, सबका काम लिखाऊंगा आप लोगों को। इसमें क्या होता है, देखो नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है, इसमें परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है, परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि परमाणु के नाभिक का विखंडन कहाँ करते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, ठीक है। दूसरी बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। और जैसे नाभिक का विखंडन जब होता है ना, तो ये मान लो कि एक परमाणु दो भागों में बंटता है। एक परमाणु कितने भागों में बटेगा, उसको बोलते हैं चैन सिस्टम। अब आपको चैन रिएक्शन या चैन सिस्टम, चैन फिशन पढ़ाता हूँ। फिशन, इस विखंडन का मतलब फिशन होता है यहाँ पे, विखंडन, परमाणु के नाभिक का विखंडन, विखंडन को फिशन बोल सकते हैं। फिर कहते हैं परमाणु के नाभिक का विखंडन करवा दिया। अब कैसे होगा, देखो एक परमाणु टूटता है, जैसे चुंबक टूटती है, गौर से सुनना मेरी बात, जैसे चुंबक टूटती है, चुंबक टूटते ही वह प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक चुंबक बन जाता है। अब माना कि एक चुंबक के दो टुकड़े हुए, दोनों टुकड़ों को आपस में तोड़ा, तो पहले एक था, एक से दो हुए, दोनों को आपस में तोड़ा तो दो दो के दो हो गए। तो ये कहने की बात है कि दो चार छह, मतलब 7 चुंबक बन गए। तो प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में चुंबक बन जाता है। तो यहां भी इस प्रकार कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक का जब विखंडन होता है तो ये परमाणु दो भागों में बढ़ता है, एक बेरियम में और एक क्रिप्टन में। किसमें, एक जिसको बोलते हैं एक बेरियम, एक क्रिप्टन। और बेरियम क्रिप्टन अलग अलग होते हैं, तो दोनों की, यूरेनियम की बात कर रहा हूं मैं, इसमें यूरेनियम की बात कर रहा हूं। वैसे आप यूरेनियम में क्या होगा, एक जो नाभिक का विखंडन होता है, प्रत्येक परमाणु दो भागों में बढ़ता है। लिख लो, प्रत्येक परमाणु कितने भागों में बटेगा, दो भागों में, दो भाग हो जाएंगे, प्रत्येक परमाणु के दो भाग हो जाएंगे। जिसको यूरेनियम की यदि U-235 की बात की जाए, यूरेनियम भी अपना ईंधन है, तो एक बेरियम होता है और एक क्रिप्टन होता है। इन दोनों भागों में टूटता है, ये अपने आप में क्या बन जाएंगे, फिर ये अपने आप में एक परमाणु बन जाएंगे। फिर इनके दो टुकड़े होंगे, ठीक है ना, ये दो टुकड़े होंगे, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। फिर ये क्या करेगा, इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, और इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, और इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, फिर इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे। इस प्रकार चैन सिस्टम, इसको बोलते हैं चैन फिशन, मतलब चैन के द्वारा विखंडन होना। चैन एक श्रृंखला के द्वारा, श्रृंखला विखंडन बोल सकता है इसको, क्या कह सकते हैं, श्रृंखला विखंडन। एक परमाणु टूटता है तो श्रृंखला विखंडन में टूटता है, श्रृंखला विखंडन, ठीक है ना, श्रृंखला विखंडन में टूटता है।
तो 2 भागों में टूट गया प्रत्येक परमाणु। फिर ये कब तक टूटेगा? जब तक इस परमाणु का पूरा मास, पूरा भार, जो पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? कब तक टूटेगा? और जब तक टूटता रहेगा, एक परमाणु 2 भागों में टूटता बहुत भयंकर ऊष्मा उत्पन्न होगी, फिर अगले 2 भाग टूटेंगे और भयंकर ऊष्मा उत्पन्न होगी, फिर अगले 2 भाग टूटेंगे और भयंकर ऊष्मा उत्पन्न होगी। मतलब कि उसकी ऊष्मा का कोई अंदाज नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो 1 किलो यूरेनियम 2700 क्विंटल लोहे के बराबर, 2700 क्विंटल कोयले के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करता है। अब 2700 क्विंटल कोयला जलाओगे, उसके बराबर 1 किलो यूरेनियम ऊष्मा उत्पन्न कर देगा। तो समझ गए कितनी भयंकर ऊष्मा उत्पन्न होती है। परमाणु का विघटित होना, परमाणु का 2 भागों में विघटित होना, जिसका विखंडन कहलाता है। और चयन प्रक्रिया होती है कि आगे एक एक जो टुकड़ा होता है अपने आप में 2-2 टुकड़े में टूट जाता है। इसको कंट्रोल करना अनिवार्य है। किसको? परमाणु के विखंडन में श्रृंखला विखंडन को, चैन सिस्टम को कंट्रोल करना अनिवार्य है। इसको क्या करेंगे? कंट्रोल, लिख लेना मेरी बात, कंट्रोल करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक होता है, अन्यथा रिएक्टर भ्रष्ट हो जाएगा। ये रिएक्टर ना बना, अन्यथा न करेंगे तो क्या होगा? अन्यथा रिएक्टर भ्रष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। ये कोई काम, इसी में पूरा खेल है। आगे तो फिर भाप बनाएंगे वो पूरा ले लेंगे, इसी में पूरा खेल है। अब इसमें इस न्यूक्लियर रिएक्टर में किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो आपके सामने मैंने डायग्राम दिखा रखा है। अब इनके एक एक के उपयोग बताता हूँ क्या होता है, देखो। ठीक है ना? अब आप लोग इतना समझ गए हो कि ये चयन प्रक्रिया में टूटना और ये कब तक टूटना? परमाणु के भार पूरा नहीं हो जाना, परमाणु का मास जो द्रव्य होता है, जो परमाणु का मास कब तक टूटेगा? जब तक मास, परमाणु का मास की बात करें तो उसको भार बोल सकते हैं, ऐसे मान लो भार की बात करें, भार जब तक पूरा नहीं होगा तब तक टूटता रहेगा। भार का एक एक टुकड़ा नहीं होगा, भार के एक एक टुकड़े में भार नहीं टूटेगा, तब तक टूटता रहेगा, तब तक ऊष्मा उत्पन्न होती रहेगी। इसलिए इसको कंट्रोल करना अनिवार्य है। ठीक है ना? और ये मास क्या होगा? मास कम होगा। इसमें धीरे धीरे चैन श्रृंखला में टूटता जाएगा, मास धीरे धीरे कम होता जाएगा, और मास का मान पूरा खत्म हो जाएगा तो टूटना बंद हो जाएगा। ये चैन प्रक्रिया में टूटना, ऊष्मा उत्पन्न होना, ये किसने बताया था? ये सिद्धांत, ये चैन श्रृंखला विखंडन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था कि परमाणु को चैन श्रृंखला में टूटना, चैन श्रृंखला में विघटित होना, और जिसको ये कब तक टूटेगा? जब तक इसका भार पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक टूटता रहेगा, तब तक ऊष्मा उत्पन्न करता रहेगा। एनर्जी कितनी होगी इसके अंदर? एनर्जी की बात करें, एनर्जी mc², ये इसकी एनर्जी होती है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत बताता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांत mc² एनर्जी, इसमें परमाणु के विखंडन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है mc² के बराबर होती है। यहाँ ये मास टूटता रहेगा, भार पूरा सिस्टम इस एक के अंदर करवाते हैं। यदि इस पूरे सिस्टम को खुले में छोड़ दिया जाए तो बहुत भयंकर तबाही हो सकती है, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में होता वो सिस्टम हो सकता है ये यहाँ पे। तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ये पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं जो इसको कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है ना? अब इसको कंट्रोल को क्या करेंगे? देखो, एक नाभिक का विखंडन होता है तो कितने कण बाहर निकलते हैं? 2 कण बाहर निकलते हैं, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बाहर इसके कक्षाओं में है। अब न्यूट्रॉन को जितना कंट्रोल कर लोगे, न्यूट्रॉन को जितना हटा दोगे वहां से, न्यूट्रॉन को जितना कम कर देंगे न्यूट्रॉन को, उतना ही नाभिक का विखंडन में चयन प्रक्रिया कम होती चली जाती है। न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना अनिवार्य है। न्यूट्रॉन को कंट्रोल करेंगे, प्रोटॉन अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन से इतने, मतलब कि इसका विखंडन इतना मजबूत नहीं हो, नाभिक का विखंडन कम से कम होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर 2 ही तो कण हैं। अब दोनों कणों को में से एक को कंट्रोल कर लेंगे तो नाभिक अपना टूटने, मतलब नाभिक का विखंडन कम हो जाएगा। ऐसे मान लो कि इसके अंदर ऐसे प्रोटॉन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूट्रॉन को जितना कंट्रोल कर लेंगे नाभिक का विखंडन उतना ही कम होगा, धीरे धीरे होगा। और न्यूट्रॉन को खुला छोड़ दिया तो नाभिक का विखंडन की विस्फोट की भांति होता है, जिसका अंदाजा बहुत खराब होता है, जिसका जो अंदाजा लगाते हैं इसका नतीजा बहुत भयंकर होता है। ठीक है? तो उस न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूट्रॉन को कंट्रोल कौन कर सकता है? कैडमियम की छड़ कर सकते हैं, कैडमियम की छड़ कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इस चयन प्रक्रिया को, इस नाभिक के विखंडन को कम कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रॉन को हटाकर, न्यूट्रॉन को रिमूव करके, या न्यूट्रॉन को कंट्रोल करके इस चयन प्रक्रिया को कम किया जा सकता है। इस नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया को कम किया जा सकता है, जिसमें ऊष्मा का मान भी कम होगा। अब यहाँ पूरा सिस्टम लगा रखा, मैं आपको बताता हूँ। अब आपको एक बातें लिखाता हूँ, देखो मैं न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित आपको बातें लिखाता हूँ, बाकी तो आप लोगों ने देख ली होगी, बाकी लिख भी होगी आप लोगों ने। अब दिखाता हूँ इसमें क्या होता है। देखो उसमें क्या क्या है, देखो
इसमें मॉडरेटर है, गौर से सुना। इसमें क्या है, पहली बात तो यूरेनियम है, ये क्या है, ईंधन है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, किस प्रकार की व्यवस्था होती है। इसमें से आपसे काफी बार प्रश्न पूछे जाएंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्रश्न यही ज्यादातर लगभग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहला यूरेनियम है, फिर मॉडरेटर है और फिर कैडमियम है, 3 है। तो क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन के रूप में, मॉडरेटर और नियंत्रण छड़े होते हैं। क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, मैं लिखा देता हूं, यूरेनियम होता है, क्या होता है, ये ईंधन होता है। फिर दूसरा क्या इसके अंदर, मॉडरेटर है, मॉडरेटर है। तीसरा क्या है, कंट्रोल छड़े हैं, मतलब नियंत्रण छड़े हैं, नियंत्रण छड़ हैं, और ये मॉडरेटर छड़ हैं, और ये ईंधन भी छड़ों के रूप में होता है। 3 चीजें इसके अंदर हैं, किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। तीनों की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यूरेनियम की तो आपको लोग देख लिया होगा। यूरेनियम क्या है, एक प्रकार का ईंधन है जिसका विखंडन जिसका विखंडन न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, और इसका धीमी गति से प्रचालन करने के लिए इसका विखंडन धीमे धीमे हो, देख लेना, इस यूरेनियम का विखंडन धीरे धीरे हो, इसके लिए न्यूट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, और न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं करते हैं, न्यूट्रॉन को एक साथ छोड़ दिया जाता है, तो बहुत भारी मात्रा में विखंडन होता है और ऊष्मा बहुत अत्यधिक उत्पन्न होती है, बहुत अधिक से अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो कह सकते हैं यूरेनियम का विखंडन होता है, इसका विखंडन करते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं। इसमें क्या करेंगे, नाभिकीय विखंडन होता है। फिर क्या करता है, न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, न्यूट्रॉन मतलब कि खुला छोड़ेंगे, न्यूट्रॉन कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी मार सकते हैं, इसको भरमार मार सकते हैं, बमबारी या भरमार होता है, न्यूट्रॉन की भरमार होती है, और बहुत अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये किसमें केस है, ये पूरा का पूरा इसी न्यूक्लियर रिएक्टर का काम है। ये तो थे यहाँ पे, इसका विखंडन करवाएंगे। अब इसके विखंडन को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इतनी अत्यधिक ऊष्मा इस न्यूक्लियर रिएक्टर को समाप्त कर देगी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, मॉडरेटर होते हैं। ये आप लोगों की मॉडरेटर, 2 मॉडरेटर छड़ों के बीच में एक यूरेनियम की छड़ होती है, मॉडरेटर के बीच में होती है। तो मॉडरेटर क्या होते हैं, मॉडरेटर के बीच में लिख लेना, यूरेनियम ईंधन रखा जाता है। मॉडरेटर के बीच में यूरेनियम ईंधन होता है, या ईंधन यूरेनियम ईंधन के दोनों तरफ मॉडरेटर होता है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेटर ईंधन को घेर कर रखती है, ठीक है ना। मॉडरेटर ईंधन को, अब लिखेंगे दूसरा, इस मॉडरेटर की बात कर लेते हैं। ये ईंधन को घेर कर रखती है, मॉडरेटर की छड़ होती है, ये ईंधन को घेर कर रखते हैं। ईंधन क्या है, यहाँ पे यूरेनियम 235, ये ईंधन है यहाँ पे, समझ गए मेरी बात को। उसका दूसरा काम क्या है, ये मॉडरेटर करता क्या है, उससे बात, मॉडरेटर बना किसका होता है, ये छड़ किसकी होती है, ये छड़ ग्रेफाइट की होती है। या ये लिख सके मॉडरेटर छड़ पर किसका लेपन होता है, या किससे कवर होते हैं, या लिख सके मॉडरेटर किसके बने होते हैं, ग्रेफाइट से बनी होती है, मॉडरेटर छड़ बनी होती हैं। ये जो प्रश्न लिखा रहा हूं काफी बार पूछा गया आपसे, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है, मॉडरेटर छड़ों का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। इनका कार्य क्या है, ये करती क्या है, न्यूट्रॉन की गति को धीमी करती हैं, धीमा करना इसका काम है। न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना इस मॉडरेटर छड़ों का काम है। और आप लोगों को पता है न्यूट्रॉन की गति कम हो जाएगी तो विखंडन कम होगा, विखंडन कम होगा तो ऊष्मा कम से कम होगी, ऊष्मा कम से कम होती है तो ये मान लेते हैं कि उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो ये तो था आप लोगों का मॉडरेटर का काम। अब बात बच गई कंट्रोल रोड की, बात बच गई, क्या बच गई, नियंत्रण छड़ की बात बच गई। मैं अब नियंत्रण छड़ के बारे में आपको लिखा देता हूं कि नियंत्रण छड़ क्या करते हैं, ठीक है। इतना यहां तक लिख लिया। नियंत्रण छड़ किसकी बनी होती हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, ये बनी होती हैं कैडमियम की। किसकी होती हैं, कैडमियम की होती हैं। उसके बाद में काम क्या है इनका, कैडमियम का काम क्या है, कैडमियम देखो मजबूत होता है और न्यूट्रॉन को अवशोषक करता है, न्यूट्रॉन को अपने अंदर अवशोषक कर लेता है,
क्या विखंडन क्रिया, इसके अंदर मान लीजिए विखंडन होगा, इस यूरेनियम का विखंडन करेंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन भी होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऊष्मा भयंकर ऊष्मा होगी, वो यहाँ जाएगी, यहाँ क्या है, ये हीट जा रही है, इसके अंदर से हीट जा रही है। अब इस न्यूट्रॉन को मैंने कम तो कर दिया, इस कैडमियम की छड़ों ने कम कर लिया, इसकी गति को कम कर लिया, लेकिन अब कम कर रहे तो अंदर ही गए वो, तो इसके अंदर ही तो हैं। अब उनको यदि कंट्रोल नहीं किया जाए, उनको यदि बाहर नहीं निकाला जाए, तो तब तक वो नाभिक के विखंडन की क्रिया को पूरी करके ही रखेंगे। तो ये कह सकते हैं ये कैडमियम की छड़ इसके अंदर, इस रिएक्टर के अंदर पहुंच जाएंगे, ये ऊपर से ना इसको दबाएंगे तो कैडमियम की छड़ रिएक्टर के अंदर जाएंगे और न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगे, न्यूट्रॉन को खींच लेंगे। न्यूट्रॉन को खींचते तो न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाती है रिएक्टर, और वहाँ पे नाभिक का विखंडन कम हो जाता है, मतलब कि नाभिक के विखंडन की प्रक्रिया धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है। तो ये फिर क्या करते हैं, जैसे ऐसे अपने ऊष्मा ज़्यादा चाहिए तो इन न्यूट्रॉन की छड़ों को, इसमें कैडमियम की छड़ों को ऊपर खींच लेंगे, ऊपर खींच देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या बहुत भयंकर हो जाएगी, यहाँ पे भयंकर हो जाएगी, क्योंकि अवशोषक कर लेते थे पहले, भयंकर हो जाएगी, क्या कि ऊष्मा बहुत भयंकर हो जाएगी। फिर यदि ऊष्मा को कंट्रोल करना है तो इस कैडमियम की छड़ों को नीचे दबाएंगे, नीचे ये रिएक्टर में आएंगे, रिएक्टर में आते ही वो न्यूट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, न्यूट्रॉन को अवशोषक कर लेंगे। तो फिर ये कह सकते हैं ये कंट्रोल करते हैं, इस नाभिक के विखंडन की क्रिया को कंट्रोल करते हैं, जिसमें ऊष्मा को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ये पूरा सिस्टम किस में होता है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। तो कह सकते हैं न्यूक्लियर क्या करता है, ये कैडमियम क्या करते हैं, ये नियंत्रण छड़ें करते क्या है, न्यूट्रॉन को अवशोष करती हैं, न्यूट्रॉन को कि अवशोषक करती है, न्यूट्रॉन का अवशोषक करती हैं, या अवशोषण में अपने अंदर खींच लेती हैं, अवशोषक करती है। काफी बार ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, एक बात नहीं बहुत बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न कि कैडमियम छड़ों का काम क्या है, मॉडरेटर का काम क्या है, किसकी बनी होती है, नियंत्रण छड़ों का काम क्या है। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस न्यूट्रॉन के अवशोषक को, न्यूट्रॉन को अवशोषक कर लिया, अवशोषक करते ही क्या होगा, नाभिक के विखंडन की क्रिया, ऐसे मान लेते हैं इसका काम क्या है, नाभिक के विखंडन के लिए न्यूट्रॉन को नियंत्रित करना, जैसे मान लेते हैं इसका मुख्य कार्य हो गया नाभिक के विखंडन के लिए, इसका मुख्य कार्य लिखना नाभिक के विखंडन के लिए, नाभिक के विखंडन के लिए न्यूट्रॉन आपूर्ति को कम करना, न्यूट्रॉन आपूर्ति को कम करना इसका मुख्य कार्य है। ये दो काम इसमें नियंत्रण छड़ों का काम है। ये तो था इसमें किसमें, ये तो था इस न्यूक्लियर रिएक्टर की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कि अब इसका मतलब क्या है कि आपसे पूछा जाए कि ये सिस्टम करवाता कौन है, ये ऑटोमेटिक होता है। ये जो नियंत्रण छड़ों को रिएक्टर के अंदर डालते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, इसको कंट्रोल, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। तो कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में जब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम छड़ों को डाला जाता है तो ऊष्मा अधिक होती है कम होती है, एक तो याद रखें, डालेंगे न्यूट्रॉन का अवशोषक होगा, ऊष्मा कम होगी, ठीक है ना, ऊष्मा कम होगी। तो कह सकते हैं, और इसको बाहर निकाल लेंगे, न्यूट्रॉन की मतलब कि यहाँ भरमार ज़्यादा होगी तो नाभिक के विखंडन की क्रिया तेज होगी, तेज होते क्या होता है, वहाँ से उसमें मतलब कि ऊष्मा ज़्यादा होती है। तो कह सकते हैं इसके अंदर कि जब नियंत्रण छड़ों को रिएक्टर में धकेला जाता है, लिख लेना, जब नियंत्रण छड़ों को या कैडमियम छड़ों को रिएक्टर में धकेला जाता है तो कैडमियम छड़ें अधिक से अधिक न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं। इसमें चैन रिएक्शन, क्योंकि जो विखंडन होता है चैन रिएक्शन होती है, वो मतलब कि इसका चैन सिस्टम, जब मैंने आपको बताया था शुरू में, चैन सिस्टम कम होता है और इसकी दक्षता बढ़ जाती है, इसकी हीटिंग जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। इसको जब धकेलते हैं तो हीटिंग दक्षता घट जाती है, जब बाहर निकालते हैं तो हीटिंग दक्षता बढ़ जाती है, और जब इसको बाहर निकालते हैं तो अधिक ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जब धकेलते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा का मान कम हो जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम कम होता है। तो कह सकते हैं नियंत्रण छड़ों को बाहर निकालने पर परमाणु रिएक्टर की शक्ति बढ़ जाती है। लिखना, काफी बार पूछा जाएगा कि कंट्रोल छड़ों को बाहर निकालते हैं तो परमाणु रिएक्टर की शक्ति क्या होती है, परमाणु रिएक्टर की शक्ति बढ़ जाती है। जब अंदर धकेला जाता है तो परमाणु रिएक्टर की शक्ति घट जाती है, और ये कार्य पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम में होता है, इसलिए इसको कंट्रोल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको लिखा कंट्रोल सिस्टम ये होता है यहाँ पे। अब दोस्तों यहां से बचने के बाद यहां पहुंचते, इस नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये क्या आपका हीट एक्सचेंजर है, ये क्या है, हीट एक्सचेंजर। इसका काम क्या है, इसको देखो, इसका काम क्या है, हीट कहां जाएगी, हीट गई इसके अंदर, हीट कहां जाएगी, माना कि यहां गई है हीट, इसके अंदर गई, हीट गई इसके अंदर और घूमते ही यहां गई। तो हीट, अब ये काफी बार पूछा जाएगा आपसे कि हीट एक्सचेंजर में हीट किसके द्वारा जाती है, कूलेंट पंप की सहायता से।
ये यहाँ से गई ना, ये कूलेंट पंप हो गया, यहाँ से इसका रिएक्शन चलता रहेगा हीट में। या फिर ये कह सकते हैं यहाँ से आती है तो ये कूलेंट पंप यहाँ लगा देते हैं। तो कूलेंट पंप की सहायता से हीट में कूलेंट पंप होता है, शीतलक जिसको शीतलक बोलते हैं, कूलेंट पंप से, या इसको हिंदी में शीतलक बोलते हैं, शीतलक से हीट एक्सचेंजर में हीट जाती है। क्या जाएगी? हीट एक्सचेंजर में हीट क्या? स्टीम, ठीक है ना। हीट क्या? हीट जाएगी, हीट में इसके अंदर से स्टीम जाएगी, वो मतलब कि हीट जाएगी, ऊष्मा जाएगी, ऊष्मा जाती है। एक आपसे पूछ लेगा, फिर वो ऊष्मा कहाँ जाएगी? इसमें से जो ये जो पानी की नलियां हैं या इस प्रकार दिखा रखी है, इसमें से घूमती घूमती आएगी, हीट जाएगी। तो यहाँ क्या होगा? इसके अंदर पानी होगा। मैंने आपको दिखा रहा है, देखो ये क्या है? ये आपका पानी है, ये पानी है, ठीक है ना। और इस पानी की क्या बनेगी? भाप बनेगी। पानी की भाप बनेगी, ऊपर आएगी भाप। यहाँ पे मैंने आपको दिखा, ऊपर भाप दिखा रखी। ये भाप कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। यहाँ क्या आई? स्टीम आ गई। यहाँ क्या आ गई? भाप आ जाती है यहाँ पे, ये भाप जाएगी यहाँ से। यहाँ तक समझ गए? हीट एक्सचेंजर का कार्य कूलेंट पंप से हीट लेना और पानी की भाप को, पानी को भाप में परिवर्तित करना, बस ये हीट एक्सचेंजर का कार्य है। और थर्मल पावर प्लांट में किसने किया था? ये बॉयलर ने किया था। यहाँ कौन करता है? हीट एक्सचेंजर करता है। तो हीट एक्सचेंजर इस ऊष्मा से पानी की भाप बनाता है और पानी की भाप को कहाँ भेजता है? सीधे टरबाइन के पास भेजता है। तो अब आगे बात यहाँ लिखेंगे वाल्व। वाल्व क्या करता है? इस हीट की, अब यहाँ से कोई पॉइंट लिख लेना, वाल्व सिस्टम, यहाँ से भाप तक पहुँच गए। वाल्व सिस्टम क्या करता है? ये करता है इस स्टीम की गति को कंट्रोल करना। स्टीम की गति को थोड़ा कंट्रोल करेंगे। कितना कंट्रोल करेंगे? कि यहाँ 3000 आरपीएम पहुँचे। कितनी पहुँचे? 3000 आरपीएम तक पहुँचे। और 3000 आरपीएम पहुँचेगी तो कितना होगा? इसकी ये 2 पोल का होगा, तो आपको फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इसलिए इसकी गति 3000 कंट्रोल ये करवाता है, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ यदि फ्लेक्सिबल होता है तो यहाँ इस टरबाइन को इस प्रकार से बनाया जाता है कि ये भी इसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये टरबाइन कौन सा होगा? स्टीम टरबाइन प्रयोग किया जाता है। कौन सा टरबाइन होगा? स्टीम टरबाइन। और आपको बताया स्टीम टरबाइन कितने होते हैं? एक तो इम्पल्स टरबाइन होता है जिसको आवेग टरबाइन बोलते हैं, और एक रिएक्शन टरबाइन होता है जिसको प्रतिक्रिया टरबाइन बोलते हैं। यहाँ दोनों में से एक होता है, ठीक है। टरबाइन पे हीट गिर पाई, टरबाइन पे भाप आ गई। यहाँ क्या आ गई? ये भाप आ गई, आपकी स्टीम आ गई। यहाँ क्या? स्टीम। अब टरबाइन ने घूमना शुरू कर दिया। टरबाइन घूमेगा, वो भाप जाएगी कहाँ पे? अब भाप का भी कुछ इलाज तो करेंगे। ये भाप सीधी कहाँ जाएगी? कंडेंसर पे जाएगी। और ये अल्टरनेटर घूमेगा तो कपलिंग के द्वारा अब इसने क्या किया? इस हीट इस यहाँ क्या मिलेगी आपको? मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। तो इसने क्या किया? इस हीट एनर्जी की स्पीड के साथ हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि इसकी गति को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और ये क्या मिले? इसको मैकेनिकल एनर्जी मिल गई इस अल्टरनेटर को। ये कैसा है? अब देखो, टर्बो अल्टरनेटर होता है ये अल्टरनेटर कैसा होता है? टर्बो अल्टरनेटर होता है, 2 पोल का होता है और 3000 आरपीएम पर चलने वाला होता है। और इसके जो रोटर है वो होता है सिलेंड्रिकल पोल टाइप का रोटर होता है, जिसका व्यास कम होता है और लंबाई अधिक होती है। कौन सा है? सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। अब यहाँ आपको सप्लाई मिलेगी RYB, और यहाँ क्या लगाएंगे? स्टेप अप ट्रांसफॉर्म लगा देंगे। यहाँ पे यह लगा दिया। अब कैसा? स्टेप अप। और कितनी प्रयोग कर सकते हैं? 11 kV या 33 kV। आजकल 33 kV का निर्माण होगा। यहाँ 33 kV 11 kV ही प्रोड्यूस होती है ऐसे। ये एक्साइटर क्या करता है? इसमें फील्ड पोलों को तेजी ज़्यादा करता है, जिसमें कि वोल्टेज का मान कम ज़्यादा किया जा सकता है। ये तो था आपका सिस्टम। लेकिन अब आती है बात कि यहाँ से भाप कहाँ जाएगी? ये भाप जाएगी कहाँ पे? ये भाप आ रही है, ये क्या है? स्टीम है। भाप इस टरबाइन को घुमाती है, भाप नीचे आएगी। ये क्या है? कंडेंसर। ये कंडेंसर का कार्य क्या है? पूरा सिस्टम में वैसे आगे पढ़ा चुका हूँ। कंडेंसर का कार्य इस भाप को पानी में बदलना। कंडेंसर का कार्य इस भाप को पानी में बदलना। कंडेंसर ने भाप को पानी में बदला। अब ये क्या करेगा? इसमें ठंडे पानी प्रवाहित होता रहता है। इसमें ठंडा पानी, ये ठंडा पानी कहाँ जाएगा? कूलिंग टावर से जाएगा ठंडा पानी। देखो ये ठंडा पानी यहाँ से जाएगा और इसमें घूमता आएगा, इसमें घूमता आएगा। और ये पानी गर्म होकर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और ये नीचे इसमें पूरा सिस्टम, यहाँ नदी या कुछ झील या तालाब या कुछ होता है, उसमें से पानी होता है। लेकिन याद रखना, इसके अंदर जो पानी डालते हैं ये क्या आएगा? जल आएगा, वाटर आएगा। ये पानी भाप का पानी बनाएंगे और सीधा इस पंप की सहायता से यहाँ डालेंगे। इसमें किसमें? हीट एक्सचेंजर में डालेंगे। ये पानी होता है, ये DM वाटर होता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है,
जो इसमें इस कूलिंग सिस्टम को या फिर कंडेंसर को मतलब कि जंग से रहित करने के लिए और सिलिका से बचने के लिए DM वाटर का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना। DM वाटर, पानी में pH का मान कितना होता है? 7 pH होता है पानी के pH का मान, यहाँ 7 pH का पानी प्रयोग करते हैं। और DM वाटर होता है जिसको बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ठीक है ना, डी मिनरल या डिमाइट वाटर भी बोलते हैं जिसको, इसका प्रयोग करते हैं। और ये पानी फिर ये सर्कुलेशन पूरा चलता रहता है और ये सर्कुलेशन यहाँ पे इसके अंदर से चलता रहता है इसको। ये तो था आपका पूरा नाभिक के शक्ति केंद्र की बात करें, परमाणु से बिजली कैसे बनते हैं। अधिकतर कौन से परमाणु का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये आप ये कह सकते हैं कि परमाणु से बिजली कैसे बनती है। थर्मल से बिजली बनाने के लिए और परमाणु से बिजली बनाने के लिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लगभग सेम होता है। वहाँ बॉयलर प्रयोग करते हैं, कोयले का दहन करते हैं। यहाँ रिएक्टर प्रयोग करते हैं, नाभिक का विखंडन करते हैं, परमाणु के नाभिक का विखंडन करते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। ये और दोस्तों अब बच गई इसकी बात, इसके लाभ और हानि की बात कर लेता हूँ। लाभ क्या है और हानि क्या है, ठीक है ना। इसके लाभ की बात कर लेते हैं। देखो ये स्थान एक तो कम, बाकी और जो पावर प्लांट है उनसे स्थान कम घेरता है, ईंधन बहुत कम यूज होता है। और भविष्य में देखा जाए, आगे भविष्य में देखा जाए तो परमाणु के और सोलर सिस्टम के दो ही आपको पावर प्लांट मिलने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोयला खत्म हो जाएगा, पानी की बहुलता कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो कौन से मिलेंगे? ये नाभिकीय वाला और दूसरा सोलर वाला, ये दो ही आपको बहुत अधिक मिलने वाले हैं, क्योंकि इनकी बहुलता भी बहुत अधिक है। और 1 किलो यूरेनियम 2700 क्विंटल कोयले के बराबर ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो आपको पता है ये सारा जुगाड़ होता है कि कितना महंगा करेंगे पूरे सिस्टम को। 2700 क्विंटल लोहे की रेट देखी जाए और 1 किलो यूरेनियम की रेट देखी जाए तो यही सस्ता पड़ता है। इसलिए इसकी स्थापना भी मतलब कि इसकी जो स्थापना लागत वो भी मतलब कि इसका प्रचालन लागत है वो भी कम हो जाएगी। इसकी प्रचालन लागत बाकी अन्य से कम होती है। ये तो था इसका मतलब कि लाभ। और हानियों की बात करें तो हानियों में से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो हानियां लिख लो इसके बारे में। देखो जहाँ ये जो प्रयोग करते हैं हाई रेडियो एक्टिव किरण जो पदार्थ वो प्रयोग करते हैं। यूरेनियम कैसा है? हाई रेडियो एक्टिव वाला पदार्थ है, हाई रेडियो एक्टिव वाला पदार्थ है। इसमें क्या निकलते हैं? देखो जब रिएक्टर में परमाणु का विखंडन होता है, गौर से सुनना मेरी बात, इसमें हानि बताता हूँ क्या हानि है, क्या अपने को नुकसान होता है इससे। जब रिएक्टर में नाभिक का विखंडन होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा के साथ साथ रेडियो एक्टिव विकिरण भी निकलती हैं। ऊष्मा के साथ साथ क्या निकलेंगी? रेडियो एक्टिव विकिरण निकलेंगी, जो मानव जीवन के लिए बहुत सबसे बड़ा खतरा होता है, जो मानव जीवन के लिए नुकसानदायक होता है। एक सबसे बड़ा बात ये होती है। दूसरी बात देखो, ईंधन जलाने के बाद यूरेनियम, माना कि पूरा यूरेनियम जल चुका है, तो क्या बचेगा पीछे? राख या कुछ अवशेष बचेगा। इसमें अवशेष बचेगा तो उस अवशेष में क्या होता है? गामा किरणें निकलती हैं। जब ताप के साथ निकली रेडियो एक्टिव किरण और ईंधन जलने के बाद अपशिष्ट बचा उसमें क्या निकली? गामा किरण। ऐसे मान लो कि यूरेनियम की राख से क्या निकलते हैं? गामा किरण निकलते हैं, और जो भी मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए यहाँ मानव जीवन को नुकसान होने की संभावना होती है। जो इसके अटैच में आता है उसको नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए उसके अपशिष्ट को कहाँ, या तो किसी गहरे खड्डे में डालेंगे या फिर समुद्र में डाल के आते हैं, जिससे कि मानव जीवन का नुकसान नहीं हो। ये भी एक सबसे मोटी समस्या आती है। इसके अवशिष्ट की खपत करना सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसके अवशिष्ट को कहाँ खत्म करें, इसकी राख को कहाँ खत्म करें। दूसरा, जब ताप होता है, रेडियो एक्टिव किरण होते हैं, वहाँ कोई भी छोटा मोटा लीकेज हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये इसमें दो हानियाँ हो सकती हैं, ठीक है ना। ये तो था आपका इसमें थर्मल पावर प्लांट। अब इसकी एफिशिएंसी की बात कर लेता हूँ। देखो एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी। एफिशिएंसी की बात करें तो इसकी दक्षता लिख लो। इसकी दक्षता आपको बताता हूँ मैं। दक्षता कितनी होती है? 30 से 35% दक्षता होती है इसकी। और उसकी 25-26% दक्षता थर्मल वाले की कितनी थी? 25 से 26% दक्षता थी। इसकी 30 से 35% दक्षता होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आजकल की कुछ जो ये अपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं तो इसकी दक्षता को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कुछ रिएक्टर में प्रयोग करते हैं, या हीट जो एनर्जी लॉस होती है उसमें प्रयोग उसमें से निकाल लेते हैं। तो क्या होता है? देखो 1-2% तो हीट लॉस हो जाता है। यहाँ से देखो ये हीट लॉस होगा, 1% हीट लॉस ये हो जाएगा, 2% यहाँ पे हो जाएगा, 2 से 3% यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ लॉस धीरे धीरे इनको कम करेंगे तो इसकी दक्षता आजकल के जो 45% तक पहुँचा देते हैं। तो आजकल के जो नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनते हैं उनकी दक्षता कितनी रहती है? 45%। अब आपको सर एग्जाम में क्या लिखें? देखो 35 से 35 तो ये है और 45 ये है, 40% के लगभग आपको मिल जाएगी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता कितनी होती है? 40% दक्षता होती है। ये दोस्तों आपका पूरा सिस्टम था।
अब आपको यदि यहाँ किसी प्रकार की समझने में समस्या हो या आपको समझ में नहीं आया हो, किसी प्रकार के आंसर देने में आपको दिक्कत आई हो, या फिर इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो भी विचार हो वो कमेंट्स में लिख के जरूर जाना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।